हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हम आजकल क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लेकर के आए हैं, इसका आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप निश्चित ही बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे प्रश्न और जो उत्तर हमें मिल रहे हैं उसका हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो जिज्ञासा है वो जब शांत होती है तो एक आनंद की अनुभूति होती है, ये सबको पता है। ये विश्वास रखिए कि जो भी आप जीवन में कर रहे हैं उसके प्रति आप थोड़ा सा जागरूक रहें, सजग रहें। और जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार उसकी चेकिंग कर लें, तब जाके करने जाएं। और ये एक बात की भी चेकिंग करनी है कि इस पर्टिकुलर कर्म से किसी को कोई दुख, पीड़ा ये सब ना पहुँचे। हम जो भी कर्म करें वो सबके कल्याण के लिए हो। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आ गए हैं उसका शीर्षक है स्वप्न। हम सभी स्वप्न देखते हैं, हमारे बहुत से सपने टूटते हैं, बहुत सारे पूरे भी होते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उसका उत्तर किस प्रकार कृष्णमूर्ति देते हैं, इसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं। मुझे विशेषज्ञों ने बताया है कि स्वप्न देखना उतना ही अनिवार्य है जितना दिन के समय सोचना, विचारना तथा कामकाज करना। और अगर मैं स्वप्न नहीं देखता होता तो मेरा प्रतिदिन का जीवन बड़े ही दबाव और तनाव में गुजर रहा होता। वे इस बात पर जोर देते हैं, यहाँ मैं उनकी पेशेवर शब्दावली की बजाय अपने ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि निद्रा की किन्हीं खास अवधियों में पलकों की एक गति स्फूर्तिदायक सपनों का संकेत देती है। आपने रैपिड आई मूवमेंट सुना होगा। इस स्टेज में ही हमें स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। और ये स्वप्न मस्तिष्क में एक किस्म की स्पष्टता लाते हैं। मैं जानने को उत्सुक हूँ कि मन की जिस निश्चलता का आपने अक्सर जिक्र किया है वह जीवन में शायद उससे अधिक समरसता ना ला सके जिसका संतुलन स्वप्नों के सिलसिले ले आया करते हैं। मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि स्वप्नों की भाषा प्रतीकों की क्यों हुआ करती है। यानी कुछ प्रतीक उसमें दिखाई पड़ते हैं हमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे हमारे जीवन में घट चुकी हैं। यानी वो भी हमें दिखती हैं। कोई बहुत कह सकते हैं पुरानी घटना हमें बचपन में दिख जाती है, जो बचपन में हम कर रहे होते हैं वो स्वप्न में हम देखते हैं ना, बचपन की बहुत सारी घटनाएं। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं भाषा स्वयं ही एक प्रतीक है और प्रतीकों के हम अभ्यस्त हो गए हैं। यानी प्रतीकों के प्रति हम बहुत अभ्यस्त हो गए हैं। हम किसी वृक्ष को किसी छवि के माध्यम से देखा करते हैं जो कि उस वृक्ष की प्रतीक है। हम अपने पड़ोसी को उस छवि के माध्यम से ही देखते हैं जो हम ही ने उसके विषय में बनाई है। स्पष्टतया किसी मनुष्य के लिए यह सर्वाधिक कठिन कार्यों में से एक है कि वह किसी भी चीज़ को सीधे सीधे देखे, ना कि छवियों, मतों, निष्कर्षों के जरिए, जो सारे प्रतीक ही हैं। और इस वजह से स्वप्नों में प्रतीक एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसमें भारी धोखा और खतरा है। किसी स्वप्न का अर्थ हमें हमेशा स्पष्ट नहीं हुआ करता। यद्यपि हमें यह प्रतीति है कि यह प्रतीकों की भाषा में ही है और हम उन प्रतीकों का गूढ़ार्थ, यानी गूढ़ जो बता रहे हैं, गूढ़ार्थ निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। जब हम कुछ देखते हैं तो हम उसके बारे में इस कदर अनायास बात करते हैं कि हमें यह ध्यान ही नहीं रहता कि शब्द भी प्रतीक ही तो हैं। देखिए, जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो अगर कोई अच्छा स्वप्न होता है तो हम डिस्कस भी करते हैं अपने प्रियजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो ये भी होता ही होता है। ठीक है, वही यहाँ पे बात कह रहे हैं। यह सब यही संकेत करता है ना कि तकनीकी मामलों में तो सीधा संप्रेषण हो सकता है, परंतु मानवीय संबंधों एवं समझ में ऐसा विरले ही हो पाता है। जब आप पर कोई प्रहार करता है तब आपको प्रतीकों की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधा संप्रेषण हुआ। यह नुक्ता बहुत दिलचस्प है। मन चीज़ों को सीधे सीधे देखने से स्वयं के प्रति बिना किसी शब्द और प्रतीक के सजग होने से इनकार करता है। आप कहते हैं आकाश नीला है,
सुनने वाला नीलेपन के अपने संदर्भ के अनुसार उसका अर्थबोध करता है और आपको इसे अपनी ही संकेत भाषा में संचारित कर देता है। इस तरह हम प्रतीकों में जिया करते हैं और स्वप्न इसी प्रतीकात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो स्वप्न को भी क्या बता रहे हैं, एक तरह से प्रतीक ही बता रहे हैं ना। हम प्रतीकों, शब्दों, पूर्वाग्रहों और निष्कर्षों के बगैर प्रत्यक्ष एवं तत्काल बोध में असमर्थ हैं। इसका कारण क्या बता रहे हैं, इसका कारण भी पर्याप्त स्पष्ट है। यह स्व केंद्रित गतिविधि का ही हिस्सा है। तो देखिए, स्व केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। बहुत सारे आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग जो आपको अपने जीवन में मिलते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के सपनों का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक चर्चा हो रही है स्वप्न को लेकर के, वो कहाँ से कनेक्ट हो रही है, धीरे धीरे वो दार्शनिक बनती जा रही है, ठीक है। देखिए आगे कह रहे हैं यह स्व केंद्रित गतिविधि का ही हिस्सा इसके बचावों, प्रतिरोधों, पलायनों और डरों के समेत मस्तिष्क की गतिविधि में एक संकेत से ही बना है। संकेत अक्षरी प्रतिक्रिया का समावेश है और स्वप्नों ने स्वभावतः प्रतीकात्मक होना ही है, क्योंकि अपने जागे होने की अवधि के दौरान भी हम प्रत्यक्ष सीधे प्रत्युत्तर अथवा बोध में सक्षम नहीं होते। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तब तो यह मस्तिष्क का एक अंतर्जात स्वभावगत कार्य हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वभावगत से अभिप्राय है कुछ ऐसा जो नित्य, अपरिहार्य और स्थायी हो। निश्चित ही किसी भी मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदला जा सकता है। मस्तिष्क में सिर्फ जैविक संरचना की शारीरिक सुरक्षा की गहरी अनवरत मांग ही स्वभावगत है। प्रतीक तो मानस की साइकी आप समझते ना, ऐसे होता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि दो तरह से होता है, एक साइकोलॉजी, एक साइकेट्री, ठीक है। तो मनोदशा जो आपकी है, यानी मन की जो दशा, एक तो शारीरिक अवस्था है आपकी और एक मन की दशा है। तो कई बार हमारी मन की दशा ठीक नहीं होती है, शारीरिक रूप से हम बहुत स्वस्थ नज़र आते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम बहुत अंदर कमज़ोर सा महसूस करते हैं। कई बार हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, कई बार हमें आलस सा फील होता है, उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता। तो ये सब मनोदशा का ही परिणाम है। मन की दशा उतनी अच्छी नहीं है और शारीरिक रूप में भी उसका भी मतलब जब आपकी मन की दशा ठीक नहीं है तो वो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और इसका उल्टा भी होता है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो मन को प्रभाव पड़ता है ना। तो यही बात कह रहे हैं, यानी साइकी का मतलब यही होता है कि आपकी मन जो होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। मन एक तो साइकी की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क की एक युक्ति है। यही तो विचार की यह सारी की सारी प्रक्रिया है। यह मैं एक प्रतीक ही है, हकीकत नहीं है। मैं के इस प्रतीक को रच लेने के उपरांत विचार अपने ही निष्कर्ष के साथ, इस फार्मूले के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है, अपनी पहचान जोड़ लेता है और तब इसका बचाव करने लगता है। समस्त व्यथा एवं दुख का यही से उद्भव होता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तब मैं इससे कैसे पार पाऊँ? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूछते हैं कि कैसे इससे पार पाना होगा तो आप अभी भी मैं के इस प्रतीक को थामे हुए हैं, जो काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। आप जो देख रहे हैं उससे कुछ अलग कुछ बन जाते हैं, अतएव द्वैत खड़ा हो जाता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या मैं यह बातचीत जारी रखने किसी और दिन आ सकता हूँ? फिर उसके बाद ये मतलब हो सकता है कि उन्होंने वहाँ विराम दे दिया और दूसरे दिन आए हों। तो फिर प्रश्नकर्ता यहाँ दूसरे दिन आते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, कहते हैं, यह आपकी भद्रता थी कि आपने मुझे पुनः आने दिया और मैं बात वहीं से जारी रखना चाहूँगा जहाँ से हमने छोड़ा था। हम सपनों में प्रतीकों के विषय में चर्चा कर रहे थे और आपने यह स्पष्ट किया था कि हम प्रतीकों के सहारे जीते हैं एवं अपनी परितुष्टि के अनुसार उनका अर्थ निकाल लिया करते हैं। हम ऐसा केवल सपनों में ही नहीं करते बल्कि रोज़ाना की ज़िंदगी में भी यही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम प्रतीकों के माध्यम से बहुत चीज़ें निष्कर्ष निकालते हैं, उसके मीनिंग्स निकालते हैं। ये तो हमें सब करते ही रहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो
हम ना कर रहे हो और वो यहाँ डिस्कस हो रहा हो, ठीक है। तो सब हम ये सब करते ही करते हैं। कह रहे हैं कि हम ऐसा केवल सपनों में ही नहीं करते बल्कि रोज़ाना की ज़िंदगी में भी यही किया करते हैं। ये हमारा आम बर्ताव है। हमारे अधिकांश कृत्य हम में मौजूद इन प्रतीकों और छवियों की व्याख्या पर ही आधारित होते हैं। हैरानी की बात है कि उस दिन आपसे चर्चा करने के बाद मेरे सपनों ने एक निराला ही मोड़ ले लिया। बहुत ही क्षुब्ध करने वाले स्वप्न मुझे आने लगे और स्वप्न जब आ रहे थे उनकी व्याख्या भी स्वप्न में ही होती जा रही थी। यह एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया थी। स्वप्न की व्याख्या स्वप्न देखने वाले द्वारा की जा रही थी। ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जब जागे हुए होते हैं तो उस दौरान हमेशा एक अवलोकन करता होता है जो कि अवलोकन किए जाने वाले विषय से भिन्न रहता है। यानी एक दृष्टा है और जो घटित हो रहा है, ठीक है, उसको देख रहा है ना। यानी एक तो जिसको देखा जा रहा है और एक जो देख रहा है, ठीक है। कहते हैं वह करता है जो अपने कर्म से अलग होता है। इसी तरह से एक स्वप्न देखने वाला होता है अपने स्वप्न से अलग। वह सोच रहा होता है कि यह स्वप्न उससे अलग है और इसलिए व्याख्या की ज़रूरत आन पड़ती है। किंतु क्या यह स्वप्न इस स्वप्न को देखने वाले से अलग है और क्या इसे किसी व्याख्या की ज़रूरत है? ये सारे प्रश्न फर्दर पुटअप कर रहे हैं कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो आगे कहते हैं, जब देखने वाला ही देखी जा रही चीज़ है तब उसे व्याख्यायित करने, उस पर राय रखने या बनाने और उसके मूल्यांकन की दरकार क्या है, ठीक है। दरकार तभी होती है जब देखने वाला देखी जा रही चीज़ से अलहदा होता है। यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जो देखा जा रहा है उसे हमने देखने वाले से अलहदा कर दिया, यानी अलग कर दिया, ठीक है। और इससे न केवल व्याख्या की समस्या आ खड़ी होती वरन द्वंद्व और उससे जुड़ी तमाम समस्याएं भी। यह अलहदगी या विभाजन एक भ्रांति है। समूहों के बीच, प्रजातियों के और राष्ट्रीयताओं बता रहे हैं के बीच यह विभाजन फर्जी है, कल्पित है। हम अविभाजित प्राणी बीइंग हैं, नामों और लेबलों में बटे हुए नहीं। परंतु जब लेबल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, विभाजन घटित होता है और तब युद्ध तथा बाकी सारे संघर्ष वजूद में आ जाते हैं। अब देखिए, स्वप्न से शुरुआत हुई थी और कहाँ आ गए हैं कि इसी से सारे आपके देखिए युद्ध हो रहे हैं, विभाजन हो रहे हैं ना, सारी चीज़ें। प्रश्नकर्ता फिर कहते हैं, तब मैं स्वप्न की अंतर वस्तु को समझ कैसे पाऊंगा? इसकी कोई तो सार्थकता होगी। क्या यह संयोग मात्र है? मुझे किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का स्वप्न आता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसे हमें काफ़ी अलग ढंग से देखना होगा। क्या इसमें समझने को कुछ है भी? जब अवलोकनकर्ता सोचता है कि वह अवलोकित की जा रही उस वस्तु से भिन्न है, तब यह उसे समझने का एक यत्न होता है जो कि उसके खुद के बाहर है। यही प्रक्रिया उसके भीतर भी चला करती है। एक कोई देखने वाला है जो उस वस्तु को, जो कि वह स्वयं में समझना चाह रहा है ना। पर जब वह दृष्टा ही वह दृश्य है तब समझने का कोई प्रश्न ही नहीं है, बस अवलोकन भर है। आप कह रहे हैं कि उस स्वप्न में समझने के लिए कुछ तो है, अन्यथा वह स्वप्न घटता ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि वह स्वप्न कुछ अनसुलझे की ओर इशारा कर रहा है जिसे हमें समझना चाहिए। आप समझना, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। आप समझना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब इस शब्द में ही द्वैत की वह प्रक्रिया मौजूद है। आप सोचते हैं कि एक तो मैं है और दूसरी वो चीज़ जिसे समझा जाना, यानी एक जो खुद को बता रहे मैं है, जो अवलोकन कर रहा है यानी दृष्टा, और दूसरा जो जिस दृश्य को हम अवलोकित कर रहे हैं, ठीक है। यही बता रहे, दूसरी वो चीज़ है जिसे समझा जाना है। जबकि वास्तविकता यह है कि ये दोनों सत्ताएं, ये दोनों इकाइयाँ एक ही हैं, ठीक है, वही है। इसलिए उस स्वप्न में किसी अर्थ की आपकी वह खोज द्वंद्व का ही कर्म है। फिर उसके बाद प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या आप कहेंगी मन में कुछ है जिसकी यह स्वप्न अभिव्यक्ति है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह तो जाहिर ही है। प्रश्नकर्ता फिर कहते हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा कि स्वप्न को उस तरह मानना कैसे संभव है जिस तरह आप इसका वर्णन कर रहे हैं। अगर इसकी कोई
सार्थकता नहीं तो इसका वजूद ही क्यों है। तो ये यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, अगर कोई सार्थकता नहीं है किसी भी स्वप्न को देखने की तो ये आते ही क्यों हैं स्वप्न हमें ना। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं यह मैं ही वह स्वप्न दृष्टा है, और यह स्वप्न दृष्टा उस स्वप्न में सार्थकता देखना चाहता है जिसे उसने ही आविष्कृत या प्रक्षेपित किया है। अतः दोनों ही स्वप्न हैं, दोनों ही अवास्तविक हैं, यानी अनरियल हैं। ओके, यह अवास्तविकता ही वास्तविकता बन गई है उस स्वप्न दृष्टा या अवलोकनकर्ता के लिए जो सोचता है कि वह अलग है। स्वप्न के अर्थ प्रकाशन व्याख्या की यह पूरी की पूरी समस्या इस अलगाव से, कर्ता और कर्म के बीच इस विभाजन से ही खड़ी होती है। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं मैं तो और उलझता ही जा रहा हूँ, इसलिए क्या हम इस पर पुनः एक अलग कोण से चर्चा कर सकते हैं। मैं या तो देख पा रहा हूँ कि स्वप्न मेरे मन का निर्माण है और इससे जुदा नहीं है, पर स्वप्न तो मन की उन तहों से आते प्रतीत होते हैं जिनकी कोई खोज परख ही नहीं हुई है। अतएव लगता है कि मन में कुछ ऐसा है जो जीवित है और स्वप्न उसी के सूचना संकेत हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह आपका अपना खास मन नहीं है जिसमें ढकी छुपी चीज़ें मौजूद हैं। आपका मन मनुष्य का मन है, आपकी चेतना समग्रता मनुष्य की चेतना है। जब आप इसे अपने मन के रूप में खास बना लेते हैं तो आप इसके क्रियाकलाप को सीमाबद्ध कर देते हैं, और इस सीमितता के कारण ही स्वप्न उदित हुआ करते हैं। जब आप जागे हुए हों उन घड़ियों में अवलोकन करे बिना इस अवलोकनकर्ता के जो सीमितता की अभिव्यक्ति ही है। कोई भी विभाजन एक सीमाबद्धता है। इस मैं, यानी मैं की जो बात, आई की बात हो रही है, इस मैं, इस अवलोकनकर्ता, इस स्वप्न देखने वाले ने खुद को ये मैं बनाम ये मैं नहीं में विभाजित करके कई सारी समस्याएं खड़ी कर ली हैं। उनमें ही स्वप्न तथा स्वप्न की अर्थ मीमांसा का भी शुमार है। बहरहाल आप स्वप्न की सार्थकता या उसका मूल्य केवल एक सीमित ढंग से ही देख पाते, क्योंकि यह अवलोकनकर्ता सदैव सीमित है। जो स्वप्न देखने वाला है वह अपनी ही सीमा को कायम रख रहा होता है। इसी वजह से स्वप्न सर्वदा अपूर्णता की ही अभिव्यक्ति होते हैं, उस समग्र की कदापि नहीं। प्रश्नकर्ता फिर कहते हैं चंद्रमा से कुछ खंड नमूने के तौर पर लाए गए हैं ताकि चंद्रमा की संरचना को समझा जा सके। ठीक ऐसे ही अपने सपनों से कुछ खंड वापस लाकर हम इंसानी सोच को समझने का ये खंड जो अभिव्यक्त कर रहे हैं उसकी जांच परख का जतन कर रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं इस मन की अभिव्यक्तियां मन के खंड ही तो हैं। प्रत्येक खंड स्वयं को अपने ही ढंग से अभिव्यक्त करता है और अन्य खंडों का प्रतिवाद करता है। हो सकता है कि कोई स्वप्न किसी अन्य स्वप्न से, कोई कर्म किसी अन्य कर्म से, एक ख्वाहिश किसी दूसरी ख्वाहिश से विरोध व्यक्त करे। इसी अस्तव्यस्तता, इसी दुविधा में मन जिया करता है। मन का एक अंश कहता है कि उसे इसी के किसी अन्य अंश को समझना है, जैसे कि कोई स्वप्न, कोई कर्म या कोई ख्वाहिश। अतएव प्रत्येक खंड का अपना ही दृष्टा है और अपनी ही गतिविधि है। फिर एक महादृष्टा सुपर ऑब्जर्वर है जो उनका तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है। वह महादृष्टा भी मन का एक खंड ही है। ये अंतर्विरोध, ये विभाजन ही स्वप्नों को जनते पोसते हैं, यानी उत्पत्ति करते हैं और उनका लालन पालन होता है। ठीक है। अतः वास्तविक प्रश्न किसी खास स्वप्न की व्याख्या कर पाने या उसे समझ लेने का नहीं है, या तो इसके प्रत्यक्ष बोध का ही है कि इन बहुतेरे खंडों का इस समग्र में ही समावेश है। तब आप स्वयं को एक समग्र के तौर पर देखते हैं, समग्र के किसी खंड के तौर पर नहीं। प्रश्नकर्ता कहते हैं क्या आप यह कह रहे हैं कि सर कि व्यक्ति को दिन के दौरान जीवन की समग्र गति के प्रति सजग रहना चाहिए, न केवल अपने पारिवारिक जीवन के या कारोबारी जीवन के या जीवन के किसी खास पहलू के ही प्रति? कृष्णमूर्ति कहते हैं चेतना तो यह सकल मनुष्य है अपनी समग्रता में, या किसी व्यक्ति विशेष की अपनी नहीं है। जब चेतना किसी खास मनुष्य की ही होती है तब विखंडन, अंतर्विरोध तथा युद्ध की यह पेचीदा समस्या हुआ करती है। जब मनुष्य में जागने की अवधि के दौरान जीवन की पूरी गति, हलचल के प्रति सजगता होती, तब सपनों की क्या कतई कोई ज़रूरत है? इस संपूर्ण सजगता, इस अवधान, इस अटेंशन से ही विखंडन और विभाजन का अंत हो जाता है। जब किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं होता तब इस मन को सपनों की ज़रूरत ही नहीं होती है।
प्रश्नकर्ता कहते हैं, निश्चय ही इससे एक द्वार खुला है जिसमें से मैं बहुत सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ। तो आज जो इस पूरे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में प्रश्नकर्ता से एंड हुआ है, लेकिन उत्तर हमें क्या मिला है कि जब आपके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता है, कोई विभाजन नहीं रहता है ना, तब पूरा टेंशन रहता है, तब ये स्वप्न अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम विभाजन निरंतर करते रहते हैं, मैं और तुम, है ना, संसार और मैं, ठीक है, सुख और दुख, इस तरह का विभाजन चलता रहता है। इसीलिए फिर सपने आते हैं, स्वप्न हम देखते हैं और उसमें ये कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया चलती रहती है। जब ये मन एकदम शांत, द्वंद्व रहित हो जाएगा, अटेंशन से भरपूर रहेगा, तब क्या होगा, ये स्वप्न बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कृष्णमूर्ति हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी हमारे अंदर सजगता आ रही है। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे महान फिलोसफर्स मिले, महान गुरुजन मिले, जिनसे हम अपने जीवन के जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर पा रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।